लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन, अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं लाइट रिएक्शन को और उसके साथ ही डार्क रिएक्शन का ओवरव्यू, फिर समझाऊंगा सारा। ठीक है, ये था मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये था थैलाकोइड। ये जो हमने कल देखा था, हमें सिर्फ किससे गर्ज है, एटीपी और NADPH, जो कि डार्क रिएक्शन में यूज़ होंगे। ये ल्यूमेन में बन रहा था, H पॉजिटिव से निकल रहा था। जब H निकलेंगे तो ATP सिंथेस से ATP बनेगा। और NADPH कैसे बन रहा था, ये थैलाकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे एक एंजाइम लगा हुआ था जिसको हम NADP सिंथेटेज कहते हैं। तो NADP के साथ H पॉजिटिव मिलके NADPH बन गया। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन हो रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उधर से आई और ये कार्बन डाइऑक्साइड आई है स्टोमेटा से। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड NADPH और ATP मिलके ये C3 साइकिल चलाएंगे, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, C3 साइकिल कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं। इसका नाम केल्विन साइकिल क्यों पड़ा, ये मेल्विन केल्विन इस पर स्टडी की थी, एल्केल फोटोसिंथेसिस की थी इसने। ठीक है, और C3 साइकिल क्यों कहते हैं वो भी बताता हूँ। तो डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होंगे। ठीक है, और जाहिर सी बात है फिर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर हल्का सा भी टेम्परेचर कम ज़्यादा हुआ तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा फिर। तो ये था ओवरव्यू सिंपल सा। अब हम देखेंगे डार्क रिएक्शन आखिरकार चलता है कैसे है। और जो NADPH है और ATP, ये जो ATP है ना, ये एनर्जी देगा केल्विन साइकिल को चलने में। और ये जो NADPH है, ये NADPH होगा ये रिड्यूसिंग पावर, ये रिड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। ATP एनर्जी सोर्स है, NADPH क्या है, रिड्यूसिंग सोर्स है। ये H देगा, मतलब कार्बन को H देगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो इससे बनेगा ग्लूकोज। सिंपल सी बात ये। अब हम देखते हैं केल्विन साइकिल। एक सिंपल सी मैं आपको बात समझाऊंगा, बुक पे तो बड़ा डिफ़िकल्ट सा करके लिखा हुआ है, मैं पहले इजी बात बताऊंगा, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट की तरफ चलेंगे। सिंपल सी बात, मैं इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, मैंने इधर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया, ये आया इधर। ठीक है, डार्क रिएक्शन किधर हो रहा है, स्ट्रोमा में, ये भी बात ध्यान में रखनी है। फिर बता रहा हूँ डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में हो रहा होता है। किस तरह में याद रखना है, डार्क मतलब अंधेरा और स्ट्रोम जब तूफान आता तभी अंधेरा होता है। तो इससे ये याद रख लिया हमने कि डार्क रिएक्शन किधर होता है, स्ट्रोमा में। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया, अब इधर हमारे पास इसके प्राइमरी एक्सेप्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए प्राइमरी एक्सेप्टर है, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड है, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज RUBP, जिसको हम कहते हैं राइबोलोज बिस फास्फेट। ठीक है, ये 5 कार्बन का कंपाउंड था। जब भी ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिली तो ये कितने का बन गया, कितने कार्बन का कंपाउंड बन गया, 6 कार्बन का कंपाउंड। 5 कार्बन RUBP के, 1 कार्बन आ गया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पास से। तो ये क्या कितने कार्बन कंपाउंड का बन गया, ये 6 कार्बन कंपाउंड का। अब ये 6 कार्बन कंपाउंड ना हाईली अनस्टेबल होता है, ये फ़ौरन टूटता है। ठीक है, तो ये 3-3 मॉलिक्यूल में टूटता है, 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल में टूटता है, जो कि 3-3 कार्बन के होते हैं। ये इसको हम कहते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आई RUBP के पास, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड था, 1 कार्बन और मिला, ये बन गया 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड क्या था, अनस्टेबल था, तो ये टूटा, फ़ौरन टूट गया ये। ठीक है, फ़ौरन टूटा 2 मॉलिक्यूल्स में, 2 कंपाउंड्स के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स में कह जो कि 3-3 कार्बन के हैं। ये 6 कार्बन था ना, 3 ये 6, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, या 2 कंपाउंड कह लें। और सबसे पहले इस कार्बन डाइऑक्साइड इसमें फिक्स हुई है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, या इसको हम कार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, इस पर एंजाइम वर्क करेगा रुबिस्को का फुल नेम क्या है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये जब टूटा 2 मॉलिक्यूल्स में, ये स्टेबल था। अब ये पहला प्रोडक्ट बना है जो कि स्टेबल है, इसी वजह से इसको C3 साइकिल कहते हैं। C3 साइकिल क्यों कहते हैं, जो पहला प्रोडक्ट बना है ना, ये 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है ना, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 2 कंपाउंड हैं, ये 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको C3 साइकिल कहते हैं। ये हमारे पास क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन करें तो हमारे पास क्या बनता है, अल्डिहाइड की रिडक्शन करें तो आगे अल्कोहल बनता है। लेकिन फिलहाल इधर ये हमारे पास बना था कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। इधर 2 ATP यूज़ होंगे और 2 NADPH यूज़ होंगे। 2 क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि ये 2 कंपाउंड है, मतलब 2 हमारे पास कार्बन के कंपाउंड थे। ठीक है,
तो दो ATP यूज़ हुए, तो ये क्या बन गया, रिडक्शन हुई है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड किस में गया, एल्डिहाइड में। तो ये बना पता ना ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसको हम G3P भी कहते हैं। अब ये हमारे पास ऐसा कंपाउंड है जिसे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, सुक्रोज भी बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये 6 कार्बन है ना, इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा, ये 5 कार्बन का रह गया, जिसको हम RUBP कहेंगे, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था। ये इसकी रीजनरेशन हो जाएगी। रीजनरेशन में ATP यूज़ होती है, तो ATP गया ADP में, तो हमारे पास फिर वही आ गया RUBP। अब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, ये एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होंगे ना, उतने ही कार्बन निकलेंगे। जेहन में रख लेंगे बात, आगे मैं बताऊंगा। ये एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमने यूज़ किया, एक कार्बन निकला, ठीक है। और एक अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड लें हमारे पास, तो ATP कितना यूज़ हो रहे हैं, 2 और एक ये 3 ATP और 2 NADPH। अगर मैं एक कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ, ये तो सिंपल मैंने समझाया है, और हमारी बुक पे काफ़ी डिफ़िकल्ट करके लिखा हुआ है। अभी इन्हीं एक तो बात समझ लें, और एक बात ये कि ये जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, ये 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, ठीक है, ये जाता है अपने आइसोमर में, मतलब ATP अपना फॉस्फेट देता है इसको, तो ये बन जाता है 1,3-bis-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। एक कार्बन 1 के साथ अटैच होगा फॉस्फेट, एक कार्बन 3 के साथ अटैच होगा। उधर ATP, पहले ATP लगेगा, फिर इसकी रिडक्शन होगी, फिर ये बनेगा ग्लाइसरल्डिहाइड में। तो ये दो तीन बातें हमारी बुक में मुश्किल लिखी हुई थी, लेकिन उनको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें मिल तो ATP उतने ही रहे हैं, NADP उतने ही मिल रहे हैं। तो ये आसानी वाली बात जो मैंने आपको बताई, सिंपल देख लें। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आया, हमें कितने ATP मिले, 2 ATP, 2 NADPH और एक ATP इधर। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मॉलिक्यूल आएगा, तो हमें क्या मिलेंगे, 3 ATP और 2 NADPH। ये आसानी वाली बात मैंने बताई आपको। अब हमारी बुक में 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए गए हैं, ठीक है। तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, अगर इधर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 कार्बन डाइऑक्साइड, इनको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 2 6 ATP, 6 NADPH, और साथ हमारे पास 3 ATP और, तो 6 ATP ये, 3 ATP ये, 9 ATP और फिर 6 NADPH। मतलब ये एक केल्विन साइकिल चलेगा, यहाँ तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यहाँ 3 कार्बन डाइऑक्साइड था। अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चलें तो हमारे पास 3 ATP, 2 NADPH बनते हैं। अगर हम 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चलें तो हमारे पास बनते हैं 9 ATP और 6 NADPH, ठीक है। तो अगर तो हम एक कार्बन डाइऑक्साइड से साइकिल चलाएँ तो हमारे पास ये साइकिल चलेंगे 6 बार केल्विन साइकिल चलेगा, तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं ना। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं तो एक कार्बन निकलेगा, तो 6 यूज़ करेंगे तो 6 कार्बन निकलेंगे, तो फिर ग्लूकोज बनेगा। अगर अब हम बात करें, मैं बुक की बात कर रहा हूँ, 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो 3 कार्बन निकलेंगे, एक केल्विन साइकिल, ठीक है। फिर 3 कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, फिर 3 कार्बन निकलेंगे, 2 केल्विन साइकिल चलेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। और अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं तो हमारे पास कितने ATP बन रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 और 3 ये 9 ATP और 2 NADPH। तो मतलब अगर हमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है ना, पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो 2 बार केल्विन साइकिल चलेगा। एक बार जब केल्विन साइकिल चलेगा तो हमारे पास 9 ATP 6 NADPH बनेंगे, तो 2 जब चलेगा तो 18 ATP और 12 NADPH यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये था डार्क रिएक्शन। और सिंपली जो विस्कोएस का मैंने फुल फॉर्म आपको बता दिया, राइबोलूज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है और प्रोटीन भी है इन द वर्ल्ड, ठीक है। एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आप याद कर लें, आसानी रहेगी। 3 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ खुद ब खुद ही आपको आ जाएगा। तो ये था डार्क रिएक्शन। ये छोटी छोटी सी एक दो बातें देख लें। ये जो हमारे पास NADPH और ATP ये आया था ना लाइट रिएक्शन से, मैंने स्टार्ट में बताया, ये लाइट रिएक्शन से आए, ये डार्क रिएक्शन में यूज़ हुए। ATP गया ADP में, NADPH गया NADP में। अब ये तो यूज़ हो चुके हैं, इनका कोई काम नहीं है डार्क रिएक्शन में, तो अब क्या होगा। अब ये मैंने वैसे इंट्रोडक्टरी रिएक्शन में बताया था कि इधर भी सुन लें दोबारा, कि अब ये जो ADP और NADP है ना, ये दोबारा जाएंगे लाइट रिएक्शन में, ठीक है। उधर ADP जाएगा ATP में, और NADP जाएगा NADPH में। फिर ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट किस में यूज़ हो जाएंगे, डार्क रिएक्शन में। इसी तरह ये साइकिल चलते रहेंगे। और अभी मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से, अगर हम एक कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चलें तो एक कार्बन निकलेगा,
मैंने फिर एक मतलब एक केल्विन साइकिल चल पड़ा, फिर मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर एक कार्बन निकला, फिर मैंने एक कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर एक लिया। अगर मैं 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल अलग अलग ले रहा हूँ तो मेरे पास 6 केल्विन साइकिल चलेंगे और फिर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये कंसेप्ट भी गलत नहीं है, ये मेरी करेक्शन करवाई है किसी ने। और अगर हम तो अब फॉलो करेंगे बुक को, तो लेकिन बुक में क्या लिखा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है हमारी बुक और एक केल्विन साइकिल चला रही है, तो 3 कार्बन निकल रहे हैं। फिर दोबारा क्या हो रहा है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लिए हैं, फिर एक केल्विन साइकिल चलाया, फिर 3 कार्बन निकल आए, मतलब 2 बार केल्विन साइकिल चला। हमारी बुक में है और जो हम पढ़ते हैं वो यही है कि 2 बार केल्विन साइकिल चलेगा तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसमें ATP कितने यूज़ होते हैं और NADPH कितने यूज़ होते हैं, तो ये हम कैलकुलेशन वैसे कर चुके हैं। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH रिक्वायर होते हैं।